बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आप लोगों को ये पता है कि स्टेटिस्टिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल का फर्क पहचानें। ठीक है, मिसाल के तौर पे डिस्क्रीट वेरिएबल और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस। और इधर है जी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल और उसके साथ उससे रिलेटेड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस। अब डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? विच टेक्स वैल्यूज इन जंप्स। Which takes values in jumps, okay? Yeah, which takes discrete values. Or mostly integer values. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं let x is the number of tosses made. तो अब नंबर ऑफ टॉसेस जो है वो 1 2 3 4 5 हो सकता है, तो ये डिस्क्रीट। और let x is the score of dice. अब x स्कोर ऑफ डाइस जो है वो 1 2 3 हो सकता है। तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, let x is the number of matches played, let x is the number of goals scored, let x is the number of people suffering from a disease, let x is the number of footballs made, let x is the number of buses moving on a highway, let x is the number of phone calls. ये सब discrete variable. Continuous क्या होता है? which can take infinite values between two integers. Values between two integers, which can, for example, x is the length of a tree कह लें आप, let x is the height of a person, let x is the time a person is late. अब देखें x जो है, हाइट ऑफ द पर्सन किसी की 173 सेंटीमीटर हो सकती है, किसी बंदे की हाइट 173 सेंटीमीटर हो सकती है, 173.1 सेंटीमीटर हो सकती है, 174.12 सेंटीमीटर हो सकती है। तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल। स्टेटिस्टिक्स S1 में आपने S1 के अंदर आपने जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी थी वो कौन कौन सी? आपने एक पढ़ी थी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी आपने पढ़ी थी ज्योमेट्रिक, और तीसरी आपने पढ़ी थी सिंपल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस। ये तीन आपने पढ़ी S1 में। और कंटिन्यूस में आपने पढ़ी थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका S1 में आपने पढ़ा। अब आप उसी टॉपिक को आगे लेके S2 में आप दो और पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे डिस्क्रीट यूनिफॉर्म,
और एक आप पढ़ेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और इस तरफ आप S2 में कंटिन्यूस वेरिएबल्स में कंटिन्यूस वेरिएबल्स में आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस। और कंटिन्यूस वेरिएबल में आप पढ़ेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पर आप एक और चीज पढ़ेंगे, वो है क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं और आगे चलते हैं। ये S2 का यहाँ तक मामला था। ये S2 जो है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा। हम अपना सबसे पहला पॉइंट शुरू करेंगे डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इससे पहले कि हम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ें, हम कहते हैं सम रिवीजन फ्रॉम S1। ओके, रिवीजन फ्रॉम S1। आप कहते हैं अ डाइस इज रोल्ड, let X is the score of the dice. Let X is the score of the dice. Okay. पहला क्वेश्चन है, write down the distribution of X. Write down the distribution of X. तो उसमें ये है, आपको पता है कि आप X जो है वो ये वाली वैल्यूज ले सकते हैं। और इसके साथ इसकी एसोसिएटेड वैल्यूज क्या है, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। तो ये जनाब आपके पास ये आ गया। ये आपने पहला काम कर लिया। और वी शुड नोट दिस थिंग दैट द टोटल प्रोबेबिलिटी सम इज 1। वी शुड नोट दैट टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ओके, ये बात हमें पता होनी चाहिए। We should note that total probability is equal to 1। क्यों? ये this fact will be used in solving many questions। ये आपने S1 में भी यूज किया था। This fact is used in solving many questions। अब आप देखें, find the expected value of X। आपको पता है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, जिसका ये वाला सिंबल होता है, या जिसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स है। और वही चीज मीन वैल्यू ऑफ एक्स भी है।
और वो किस तरह से ऑब्टेन होती है? हर नंबर को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें। देखिए जिस तरह आपको पता है कि x की 6 पॉसिबल वैल्यूज हैं और इन सब का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होगी? हर नंबर को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें। हर नंबर को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें। ये आता है 3.5। और बेटा यहीं से हमारा S2 का आज नया टॉपिक शुरू होता है। और नया टॉपिक S2 का ये है, टॉपिक का नाम है सिंपल डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कोई नई बात नहीं है, सिर्फ कुछ शॉर्टकट्स। मिसाल के तौर पे अगर कोई वेरिएबल x और वो 1 से शुरू होकर सिंपल इंटीजर पॉजिटिव वैल्यूज लेते हुए अप टिल n तक जाता है। लेट्स से कि एक x है, उसका वो एक इंटीजर वैल्यूज लेता है, 1 से शुरू होता है, 0 से नहीं शुरू होता, 1 से शुरू होता है और 1 2 3 4 5 तक जाते हुए n तक जाता है। अब और उसकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं सारे नंबर्स की वो बराबर है, 1/n 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 अप टिल n, यूं। यानी इसमें आप देखें ये भी आ जाता है कि अगर हो 1 2 3 और उनकी प्रोबेबिलिटीज हो 1/3 1/3 1/3 और x हो 1 2 3 4 और उनकी प्रोबेबिलिटीज हो 1/4 1/4 1/4 1/4, या x हो 1 2 3 4 5 और उनकी प्रोबेबिलिटीज हो 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, या इसी तरह से आप मगर, लेकिन 1 से शुरू होना मस्ट है, इंटीजर्स वैल्यूज हों और सबकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? मिसाल के तौर पे 1 से शुरू हुआ, 2 3 4 5 चलते चलते 11 पे जाके खत्म हो और प्रोबेबिलिटी सबकी है 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11, हत्ता कि ये यूं कर, ये इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहा हूँ। इनके लिए उन्होंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है कि बजाय ये कि आप ये वाला प्रोसीजर करें, बजाय ये कि आप तो हर नंबर को फर्ज करें कोई नंबर x, उसकी वैल्यू कोई वेरिएबल x जिसकी वैल्यूज हैं x1 x2 x3 अप टिल xn और उन सब की प्रोबेबिलिटीज हैं p1 p2 p3 अप टिल pn और आप एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने उसकी निकालनी है, बजाय ये कि आप ये लेंथी बिजनेस करें कि x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 और यूं ये प्रोडक्ट कंटिन्यू करें और ये जो चीज है ये सिग्मा xp बनाती है। तो ये बनाने के बजाय आपके पास शॉर्टकट है और वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू n+1/2। ये आप डायरेक्ट इस्तेमाल करें। ये आपने S2 में नई बात सीखी कि अगर इस तरह की कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसकी एवरेज वैल्यू आप डायरेक्ट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसे प्रूव करना बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी वो मुश्किल बात नहीं है। वो इस तरीके से, अगर आपके पास कोई सिंपल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है जो यूं चल रही है अप टिल n, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1/n 1/n
1 over n, 1 over n, 1 over n, up till 1 over n यहाँ तक। अब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालें इसकी, 1 into 1 by n plus 2 into 1 by n plus 3 into 1 by n करते करते n into 1 by n, और इन सारों में से आप 1 by n कॉमन लें तो ये 1 plus 2 plus 3 plus 4 up till n बन गया। अगर आप देखें तो ये एक अरिथमेटिक सीरीज है। ये क्या है? अरिथमेटिक सीरीज है। अब ये अरिथमेटिक सीरीज है, इसका a जो है वो 1 है, इसका कॉमन डिफरेंस भी 1 है, और इसमें फार्मूला अगर लगाएं सम अप टिल n टर्म्स का n/2 into 2a plus n-1 into d, ये फार्मूला लगाएं आपके पास चीज क्या बनती? n/2 to a की जगह 1, n-1 d की जगह 1 से सिंप्लीफाई करें तो ये n into n+1 over 2 बनती है। और इस चीज को जब आप यहाँ पुट करते हैं तो ये आपके पास क्या बन गया? n+1 over 2। इस तरह सिंपल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आप एवरेज इस तरह से निकाल लेते हैं। अब अगर आपको याद हो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आप लोग किस तरह से निकालते थे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आपको याद हो, डाइस के केस में वो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इस तरह से निकालते थे कि आप नंबर को स्क्वायर करते थे और फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते। आप नंबर को स्क्वायर करते थे फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे, तो आपको पता है ये चीज क्या बनती है? मेरे ख्याल है 91/6 बन। ठीक है कि नहीं? अब फिर उसके बाद आप एक फार्मूला लगाते थे, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन जाता है? आप 91/6 इज इक्वल टू माइनस 3.5 या 7/2 का होल स्क्वायर करें। कोई बंदा इसे सिंप्लीफाई करके बता सकता है कि आंसर क्या आता है? जी जी देखें, क्या 35/12 आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी तो बता सकता है कि इसका आंसर क्या आ रहा है? जी यही आ रहा है। हेलो, अच्छा। अब आप लोग ये चीज देखो कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में बने बनाए फार्मूले हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो n+1/2, और इसमें वेरिएंस ऑफ एक्स का भी एक बना बनाया फार्मूला, n+1 into n-1/12। देखिए इसमें आपका जो n है वो 6 है। जो डाइस के केस में आपको पता है कि आपका n क्या है? इन केस ऑफ डाइस आप देखें x आपका हो गया जनाब 1 2 3 4 5 6, आपका n 6 है, और इन सारों की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x किसके बराबर होगी? n+1/2, यानी 6+1/2 3.5, और इसमें वेरिएंस ऑफ x किसके बराबर होगा? वो होगा n+1
into n minus 1 over 12, तो 6 plus 1 into 6 minus 1 over 12, तो ये हो जाएगा 35 over 12। ये आपके पास शॉर्टकट बन गया। लेकिन आप कह सकते हैं कि सर ये तो बड़ा लिमिटेड किस्म का इसका मामला है, ये तो सिर्फ 1 2 3 4 तक चल रहा है। लेकिन अगर फर्ज करें कि हमारा कोई वेरिएबल है, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाए। फर्ज करें कि जनाब y एक वेरिएबल है, वो वैल्यूज लेता है 10, 11, 12, 13 एंड 14, और उन सारों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, सबकी यूनिफॉर्म है, और आपको इनमें अब एवरेज वैल्यू निकालनी है y की, और आप नहीं चाहते कि आप लंबी की बिजनेस करें, लंबा काम करें, तो आप एक नया वेरिएबल डिफाइन कर लें। यहाँ पर आप कहें जी कि x जो है वो y माइनस 9 है। अब जब x y माइनस 9 है, तो इस हिसाब से फिर x क्या हो गया, 10 में से 9 माइनस करें 1, 11 में से 9 माइनस करें 2, 12 में से 9 माइनस करें 3, 13 में से 9 माइनस करें 4, 14 में से 9 माइनस करें तो 5। अब आप देखिए, अगर आप जो 10 की प्रोबेबिलिटी है, y इज इक्वल टू 10 की जो प्रोबेबिलिटी है, वही प्रोबेबिलिटी x की भी है। जो y इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 की है, जो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 10 की है, वही प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 की भी है। जो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 12 की है, वही प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 की भी। जो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 12 की है, वही प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 की भी है। तो अब यही डिस्ट्रीब्यूशन x के परस्पेक्टिव से ऐसी हो गई, x के परस्पेक्टिव से ये कैसी हो गई, 0.2, आप 1 ओवर, आपको होता है ना 0.2 जो है वो 1 ओवर 5 होता है 0.2, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बन गई x के परस्पेक्टिव से। अब x की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आप कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ x, वो आप वही फार्मूला लगाएं, n प्लस 1 ओवर 2, 5 प्लस 1 ओवर 2, तो ये बन गया 3, और वेरिएंस ऑफ x किसके बराबर है, वेरिएंस ऑफ x होगा 5 प्लस 1, 5 माइनस 1 ओवर 12, 6 इंटू 4 ओवर 12 इज इक्वल टू 2। और फार्मूला हमने कौन सा लगाया, ये वाला, ये जो हमने अभी पढ़ा था, जिसके गिर्द दायरा लगाया। अब इस फार्मूले को भी इजीली प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं करेंगे। तो अब x की तो वैल्यूज आ गई, तो बेटा यहां से आप वापस आ जाएं कि आप देखें y और x कनेक्ट कैसे हो रहे थे। तो y इज इक्वल टू x प्लस 9। तो इसमें ये होता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जो है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस 9। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या है, 3, वो यहाँ पुट करें तो 3 प्लस 9 12 हो गया। और वेरिएंस ऑफ y क्या है, वेरिएंस ऑफ y जो है वो वही होगा जो x की वेरिएंस, क्योंकि अगर y x के साथ रिलेटेड है इस तरीके से, तो एक कांस्टेंट की एडिशन जो है वो वेरिएंस को अफेक्ट नहीं करती, और वेरिएंस ऑफ y इज जस्ट सिंपली इक्वल टू द वेरिएंस ऑफ x, यानी कि 2। तो इस तरीके से आप डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल कर सकते अपने काम के लिए। इसी तरीके से इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है। फर्ज करें कि आपने किसी चीज का हिस्टोग्राम बनाया, फर्ज करें कि आप चले गए किसी मॉन्टेसरी क्लास में, और आपने वहां बच्चों का वो डाटा इकट्ठा किया कि मॉन्टेसरी की क्लास में आपको पता है छोटे बच्चे तो होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते, कोई बहुत पतले भी होते हैं, बहुत मोटे भी होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं छोटे। आपने डाटा बनाया कि जनाब उनका वेट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने कहा जी कि 10 केजी से लेकर 20 केजी तक, 20 केजी से लेकर 30 केजी तक, 40 केजी, 30 से 40 केजी, और बस यही आपका डाटा था। 10 केजी से शुरू हो रहा था, 40 केजी पर खत्म हो। वाई एक्सिस पर आपने बेशक ले ली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, या जो भी आप ले लें, आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी ले सकते हैं।
तो आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ले ली, तो आपका जो हिस्टोग्राम बना वो इस तरह का बना। सारी जो हाइट्स थी वो ऑलमोस्ट सेम थी। इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और चूंकि वेट एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, वेट किसी का वेट 19 kg भी हो सकता है, किसी का 19.1 kg भी हो सकता है, किसी का 19.3 kg भी हो सकता है। तो वेट चूंकि एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये वाली चीज कहलाएगी कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस यानी इसमें कॉन्टिन्यूस वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है और सारों की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है, एक हाइट है। कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसे कहते हैं। इसी को रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसी को रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है? तो जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, जिसको आरएफडी कहते हैं, ये होती है, इसको लिखते इस तरह से हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये चीज क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास विड्थ। और इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। तो ये फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी क्या बनती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है ओवर क्लास। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी ओवर क्लास विड्थ। अब आप ये चीज देखें कि रिलेटिव वाई एक्सिस पर, फर्स्ट करें आपने कोई हिस्टोग्राम बनाया और यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस लिया, इस एक्स एक्स की वैल्यूज नहीं है, और वाई एक्सिस पर आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट की हुई है। तो ये आपके, अगर फर्स्ट करें इस तरह से हिस्टोग्राम बना हुआ है आपका, तो किसी एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा? किसी भी एक रेक्टेंगल की जो हाइट है, ये वाली, ये बनती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और ये आपकी बन गई क्लास विड्थ। एरिया किसके बराबर होगा आपका? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इनटू क्लास विड्थ। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास विड्थ इनटू क्लास विड्थ। क्लास विड्थ से कट गई, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी, जो कि प्रोबेबिलिटी। इससे ये बात पता चली, अगर कोई हिस्टोग्राम ऐसा बना हुआ है जिसमें वाई एक्सिस पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट है, तो एरिया ऑफ द हिस्टोग्राम जो है वो प्रोबेबिलिटी है। और जब एरिया प्रोबेबिलिटी है तो फिर टोटल प्रोबेबल एरिया जो है वो कहलाता है, वो टोटल एरिया 1 हो। बिल्कुल इसी तरीके से अब वापस आ जाते हैं जो हमने रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की बात शुरू की। फर्ज करें कि आप किसी मॉन्टेसरी स्कूल में गए और आपने अपना डाटा इकट्ठा किया। एक्स है वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन क्लास 3 और 4, जो भी उसका, और उसमें से सबसे छोटे बच्चे का वजन था 10 kg और सबसे मोटे बच्चे का वजन था 40 kg। और जब आपने हिस्टोग्राम बनाया तो वो ऑलमोस्ट सेम हाइट का आ गया, सारे रेक्टेंगल सेम हाइट की थी। तो आपने
फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और यूं आपने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया इस तरह से। 10 आपकी लोएस्ट वैल्यू बन गया, बी आपकी हाईएस्ट वैल्यू बन गया 40, और वाई एक्सिस पर अब चूंकि ये आपका एरिया 1 होना चाहिए, एरिया 1 होना चाहिए, वाई एक्सिस पर जो जिस चीज को आप प्लॉट कर रहे हैं वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, इसी को आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। और ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। आप लोग ये चीज देखें, ये है आपके पास b माइनस ए, और ये चीज आपके पास f ऑफ x है। टोटल एरिया 1 है, f ऑफ x इंटू b माइनस ए इज इक्वल टू 1। आपका f ऑफ x जो है वो 1 ओवर b माइनस ए बन जाए। तो बेटा ये भी एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। हम इंशाल्लाह ताला इसको भी डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। अब फर्ज करें कि आप मॉन्टेसरी की क्लास में जब गए तो वहां आपने देखा कि बच्चों की जो वेट थे वो 10 केजी से 40 केजी के बीच में। तो यहाँ से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको आप कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, उसके वाई एक्सिस पर जो उसकी वैल्यू बनती है वो बनती है 1 ओवर 40 माइनस 10, यानी 1 ओवर 30। ये वाई एक्सिस है। अब इसमें ये होगा, इसको लिखेंगे किस तरीके से, इसको लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का बराबर है 1 ओवर 30 के, वेयर एक्स टेक्स इट्स वैल्यूज फ्रॉम 1 टू 40 और 0 अदरवाइज। इसका मतलब बाकी किसी भी जगह पर ये बात वैलिड नहीं है, सिर्फ इस रीजन में वैलिड है। और अगर वो कहें क्या स्टूडेंट इज पिक्ड अप एट रैंडम, अ चाइल्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेट लाइज फ्रॉम 20 kg टू 22 kg। तो 20 kg से 22 ये रीजन हो गया। अब ये एरिया किसके बराबर बनता है, ये लेंथ 2 है, तो ये हाइट जो है ये 1 ओवर 30 है। तो ये प्रोबेबिलिटी आप इस एरिया से निकाल सकते हैं, 2 इंटू 1 ओवर 30, और ये इसका प्रोबेबिलिटी 1 ओवर 15 आ गई। इस तरह से इसकी रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपका ए पहली वैल्यू है, बी दूसरी वैल्यू है, और सारी प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म है, तो वाई एक्सिस पर जो वाई की वैल्यू आएगी वो 1 ओवर बी माइनस ए आएगी। और इसमें जो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स है इसका भी अपना फार्मूला है। इसमें एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स जो है, या जिसे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कहते हैं, वो a प्लस बी ओवर 2 ही है। a से स्टार्ट लिया b पे खत्म हो, और इसकी जो वेरिएंस है वो मैं फार्मूले को बगैर प्रूफ किए कोट कर रहा हूं, वो b माइनस ए होल स्क्वायर ओवर 12। इस टॉपिक की अगर आपने प्रैक्टिस करनी तो जो मैंने आपको पहला पढ़ाया है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्रॉशा की किताब 5A में है। और जो मैंने आपको दूसरा रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाई है, ये उसी के चैप्टर 6 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं। यहाँ पर मैं अपनी गुफ्तगू को क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ।